मैं एक मजदूर था, फिर एक लड़की ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। वह रोजाना मुझे अपने कमरे में बुलाती और अजीब हरकत करती। एक दिन ऑफिस में कोई नहीं था, तो मैडम ने मुझे कहा चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। जब मैं चाय लेकर कमरे में गया, तो मैडम ने दरवाजा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो वहां पर एक ऐसी बात हुई जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि मैडम साहिबा ने जैसे मुझे चाय लाने के लिए कहा, तो मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मर्द होने के बावजूद भी मैं एक औरत से डर रहा था। मैडम साहिबा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की हरकतें मेरे साथ कर रही थी, मेरे लिए अकेले में उनके कमरे में जाना भी दुश्वार था। वह तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे साथ नाज़ेबा हरकत शुरू कर देती और मैं बहुत मुश्किल से उनसे बच पाता। अगर मेरे बस में होता तो मैं फौरन ही यह नौकरी छोड़ देता, लेकिन उस वक्त की नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत थी। और यह नौकरी करने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि इज्जत जाने का डर सिर्फ औरतों को ही नहीं होता, बल्कि मर्द भी इज्जत जाने से डरता है। मैडम साहिबा ने जब भी मेरे करीब आना चाहा तो मुझ पर एक अजीब सा डर शुरू हो जाता। मैं इस नौकरी से इस कदर परेशान हो गया था कि हर सुबह घर से निकलते वक्त ही मेरे दिमाग में एक अजीब सी टेंशन सवार हो जाती। मैडम एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की जरूर थी, लेकिन मैं उनकी तरफ कभी गलत नजर से नहीं देख सकता था। दफ्तर से तकरीबन तमाम नौकर जा चुके थे और जैसे ही मैं चाय लेकर मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाते ही मैडम ने दरवाजे को बंद कर दिया था। मैं परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा तो वह मुस्कुराकर मेरे करीब आए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं मर्द होकर भी अपनी इज्जत को खो चुका था और वो औरत होकर भी जीत गई थी। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था और मेरी कमाई भी इतनी थी कि मैं आसानी से अपने घर का खर्चा चला रहा था। लेकिन देश की बिगड़ती हुई हालत से बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी और इसी दौरान भी वह कंपनी भी बंद हो गई जिसने मैं काम कर रहा था। वह कंपनी किसी और शख्स ने खरीद ली थी और उसने पुराने नौकर को काम से निकाल दिया था। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं यूं अचानक बेरोजगार हो जाऊंगा। मेरे घर में मेरी बीवी और एक छोटा सा बच्चा था, जिनकी जरूरतें पूरा करने के लिए मुझे जरूर एक नौकरी की तलाश करनी थी। लेकिन जिस तरह के हालात थे, नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल था। मैं सारा दिन सड़कों पर घूमने के बाद लौट आता। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। हर वक्त इसी परेशानी में रहता कि कुछ ही दिनों में हम लोग भूखों मरने पर मजबूर हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी घर के खर्चे में इस्तेमाल हो गई थी। और फिर एक रात मेरे बेटे को इतना ज्यादा बुखार हुआ कि हम उसे लेकर सरकारी हॉस्पिटल दौड़ पड़े, लेकिन वहां इतने मरीज थे, कदम रखने की जगह भी नहीं थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर जाते, इसलिए हम मजबूरी में सारी रात सरकारी अस्पताल में धक्का खाते रहे। और सुबह के वक्त डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि उसे मलेरिया हो गया है। डॉक्टर ने जो दवाई लिखकर दी उसे खरीदते हुए मेरे पसीने छूट गए। एक एक दवा की कीमत आसमान पर थी। मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे थे, लेकिन कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। लेकिन आज अपनी औलाद की हालत देखकर और अपनी खाली जेब देखकर मेरे आंसू बह निकले थे। मेरी तकलीफ का अंदाजा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जिसने जिंदगी में कभी ऐसे हालात देखे हो। मैंने बहुत मुश्किल से 2 वक्त की दवा खरीदी और अपनी बीवी और बच्चे को घर पर छोड़कर सड़क पर आ गया। मुझे किसी भी तरह बस काम की तलाश थी। मैं 12 साल का था जब मेरी माँ मर गई थी और मेरे बाप ने कुछ ही सालों में दूसरी शादी कर ली थी। मेरे बाप की करोड़ों की जायदाद थी और मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन मेरी सौतेली माँ का बर्ताव मेरे साथ बहुत खराब था और उनसे तंग आकर मैंने एक दिन गुस्से में अपना घर छोड़ दिया और फुटपाथ पर आ गया। मेरी उम्र सिर्फ उस वक्त 15 साल थी और मैंने इतनी कम उम्र से ही मेहनत मशक्कत शुरू कर दी थी। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपने बाप को दोबारा नहीं देखा था। मैं एक भट्टे पर काम करने लगा था, साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। मैं रात भी उसी भट्टे पर गुजरता और सुबह होते ही इस पर काम शुरू कर देता। भट्टे का मालिक एक नेक इंसान था और उसने हमेशा ही मुझे एक बेटे की तरह रखा था। मैं अपनी रफ्तार से गुजरा था और मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। ग्रेजुएशन करते ही मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई थी और मैंने भट्टा छोड़कर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। भट्टे के मालिक की मौत हो गई थी और भट्टा भी बंद हो गया था।
मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। मैंने तो कभी पलटकर अपने घर की तरफ देखा भी नहीं था। मैं सड़क पर बैठा सोचों में गुम था। तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। लड़की ने गाड़ी का शीशा उतार कर मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं ना चाहते हुए भी उसके करीब चला गया तो उसने मुझे अपना कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगी, अगर नौकरी की तलाश में परेशान हो तो मेरे ऑफिस चले आओ, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, साथ ही मेरे अंदर एक खुशी ने जन्म ले लिया था। मैं जो पिछले कई दिनों से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के धक्के खा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यूं सड़क किनारे बैठकर नौकरी मिल जाएगी। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा नौकरी की जरूरत है और मैं सुबह का ही इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी अपने दफ्तर बुला ले। उसने मुझे इशारे से कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ और वह मुझे लेकर अपने दफ्तर आ गई। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद उसने मुझे नौकरी दे दी और कहा जो काम भी करने को कहूंगी मुझे वही काम करने होंगे। मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह मुझसे क्या काम करवाएगी। उसने मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दी और इस बात का एग्रीमेंट भी करा लिया कि मैं 1 साल से पहले किसी भी वजह से नौकरी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने खुशी खुशी साइन कर दिया था। इतनी मुश्किल से तो नौकरी हाथ आई थी, मैं भला नौकरी छोड़ने के बारे में क्यों सोचता। मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार था और मुझे सिर्फ उसकी फिक्र सता रही थी। मुझे अगले ही दिन से नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसीलिए मैं एडवांस तनख्वाह लेकर घर वापस आया और अपने बेटे की दवाओं और खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने अपनी बीवी रुबीना को भी नौकरी के बारे में बता दिया था। वह भी बहुत ज्यादा खुशी थी कि हमारे बुरे दिन जल्दी खत्म हो गए। रवीना मुझसे बहुत ही मोहब्बत करने वाली नेक और साबिर बीवी थी। उसने मुझे कभी किसी चीज का ताना नहीं दिया था और न ही कभी किसी चीज का शिकवा किया था, जबकि उस ताल्लुक खुद भी एक बड़े घराने से था, लेकिन वह खुशी से मेरे साथ पूरी तरह से गुजारा कर रही थी। मेरे बेटे की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। अगले दिन मैं तैयार होकर नौकरी के लिए निकल गया। दफ्तर पहुंचा तो थोड़ी ही देर में मैडम आ गई थी। कमरे में जाने की थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कुछ फाइलें देकर थोड़े बहुत काम समझा दिए। मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का काम था और मैंने फौरन ही कर दिया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैडम तो बहुत ही अच्छी है, जो इतने से काम की मुझे इतनी ज्यादा सैलरी दे रही है। मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैडम ने तभी दोबारा मुझे अपने कमरे में बुलाया और दूसरी फाइल का काम समझाते हुए अचानक वह मेरे साथ कुछ नाजेबा हरकत करने लगी। मैं एकदम घबरा गया था। मुझे लगा कि उनका हाथ गलती से मेरे ऊपर लगा है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि वह जानबूझकर मुझे छूने की कोशिश कर रही है। मैंने खुद ही उनसे थोड़ी दूरी बनाई, लेकिन कुछ ही देर में वह दोबारा से दूरी मिटाकर मेरे करीब आ गई थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से काम समझा और बाहर निकल आया। मुझे समझ नहीं आया था कि मुझसे ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और वह रोजाना ही मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसी हरकत करती कि मैं परेशान हो जाता। मैं घर वापस आने के बाद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता और रुबीना ने भी शायद ये बात महसूस कर ली थी। वह मुझसे पूछने लगी थी कि मुझे नौकरी में कोई परेशानी है क्या, लेकिन मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वह मेरी बीवी थी और वह ये बात कभी बर्दाश्त ना करती कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत दखलंदाजी कर रही है, जबकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी और मैं अब साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुका था। मेरे बेटे की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर के हालात भी सुधर गए थे, लेकिन मैं दिमागी तौर पर परेशान हो गया था। रोज ही मैडम मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा करती कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। वह हर गुजरते दिन के साथ अपनी हदें पार कर रही थी। एक दिन दफ्तर की छुट्टी मैं काम खत्म करके बस निकलने ही वाला था कि मैडम ने मुझे चाय लाने को कहा। तकरीबन सभी लोग जा चुके थे और शायद मैं अकेला ही मौजूद था, इसलिए मैडम ने मुझसे चाय मंगवाई थी। एक तरफ से छोटा सा किचन बना हुआ था। मैंने फौरन ही चाय बनाई और मैडम के पास उनके दफ्तर में ले गया। मैडम ने मुझे टेबल पर चाय रखने के लिए कहा। जैसे ही मैं टेबल पर चाय रखने लगा, उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मुझे उनके इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे और मर्द होने के बावजूद भी मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की वह मुझे छोड़ दे, जो वह चाहती है वह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा मर्द हूँ और अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी
और कुछ देर में जब अचानक ही उनके कमरे का दरवाजा खुला और पुलिस वाले अंदर आ गए, मैडम ने अचानक ही बुरी तरह रोना शुरू कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं अपनी जगह खड़ा रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। पुलिस वालों ने बगैर सच्चाई जाने मुझे गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैं गरीब नहीं था और मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कोई गवाही सबूत मौजूद नहीं था। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने मैडम से कहा कि वह मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करे। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, वह मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन उनका तो अपना ही रोना खत्म नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत ही घटिया इल्जाम लगाए और पुलिस वालों को बयान दिया था कि मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें पामाल करने की कोशिश की है। मैडम साहिबा पैसे वाली औरत थी और पुलिस वालों ने उनके कहने पर फौरन ही यकीन कर लिया था। थोड़ी ही देर में मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। मुझे नहीं पता था कि बेगम साहिबा ने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि अभी सलाखों से निकलना मेरे लिए आसान नहीं है। रुबीना को भी इस बात की खबर पहुंचा दी गई थी कि मैं जेल में हूँ। वह बहुत ही बुरे हाल में रोती हुई मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन मुझ पर लगे इल्जाम सुनकर उसकी जान ही निकल गई। वह जिस नजरों से मुझे देख रहे थी, मुझे अपनी रूह जिस्म को छोड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी बेयकीन ही दिख रही थी। मैंने कहा कि तुम तो मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। रुबीना कहने लगी, एक अमीर जादी को क्या जरूरत पड़ी वह तुम पर इस तरह के इल्जाम लगाए। तुम्हारा जेल जाने से उसका कौन सा फायदा हो जाएगा? तुम ही बताओ कि तुम्हारे यहाँ होने से उसे क्या हासिल होगा। लेकिन यह जरूर हो सकता है उसकी खूबसूरती देखकर तुम बहक गए हो और तुमने ये गलत कदम उठा लिया हो। रुबीना की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी जान से प्यारी बीवी मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी, तो मैं दुनिया वालों से क्या उम्मीद लगाता। मैंने रुबीना से कहा। रुबीना मुझसे कहने लगी कि वह मुझे जेल से निकलवाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन मैं जानता था उसकी हर कोशिश कोई काम ना आएगी क्योंकि कानून में पैसों वालों पर ही यकीन करता है। मैंने रुबीना को वापस घर भेज दिया था। मैं यह नहीं चाहता था कि वह ज्यादा देर पुलिस स्टेशन में रहे। देखते ही देखते पल भर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैडम साहिबा नौकरी के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं शाम से जेल में बंद था और आधी रात हो चुकी थी। यहाँ मेरा दम घुट रहा था। अजीब अजीब से मुजरिम मेरे साथ बैठे हुए थे जिनसे मुझे घिन महसूस हो रही थी। मैं पाँव समेटे बाजू बंद किए में मुंह लटकाए हुए बैठा था। तभी एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे जेल से निकाल और एक कमरे में ले गया जो शायद SHO का कमरा था। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर बैठे हुए शख्स को देखकर मेरी आंखें फैल गई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लग गए थे, लेकिन मैंने उन्हें फौरन धक्का दे दिया था। मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। मैं तो सालों पहले ही आपको और आपके घर वालों को छोड़कर ही निकल गया था, फिर आपने मेरे साथ यह क्यों किया? मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह तो मुझे आजाद करवाने के लिए आए हैं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। वह कहने लगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुमने एक दफा भी मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे कुछ भी बताए बिना घर छोड़ दिया। मैं पिछले कुछ अरसे से बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और दिन रात तुम्हें याद करता हूँ। तुमने एक दफा भी पलट कर नहीं पूछा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर किस हाल में है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो ऐसी बातें कर रहे हो। अब्बा के मुंह ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब्बा ने प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया था और हम फिर से एक हो गए थे। मुझे जेल से आज़ादी मिल गई थी। मैं और मेरे अब्बा बीवी समेत अपने घर आ गए थे और यहाँ हम सब खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे ये अभी भी ये नहीं पता चल सका था कि मैडम साहिबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये जरूर जान गया था, बाप कैसा भी ही हो वो बाप ही होता है। उसके जैसा प्यार तुम्हें कोई दे नहीं सकता सिवाय माँ के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।